हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि दिसंबर सेशन 23 में आया हुआ था। MEG 15 का ये क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका मैंने लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको सेंटर और पेरिफेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है। जब आप वो कर लोगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको सेंटर और पेरिफेरी के बारे में बता देती हूँ, लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है। तो सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर वो होता है जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर होता है, जहाँ डोमिनेंट लिटरेचर होता है। अगर मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो जो सबसे अच्छा साहित्य माना जाता है उसको सेंटर एसोसिएटेड माना जाता है। सबसे अच्छा साहित्य कौन सा हो गया? जैसे मान लो हमारे इंडिया में जो रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि, व्यास और कालिदास के द्वारा जो लिखे गए साहित्य हैं, जैसे गीतांजलि, रामायण, महाभारत, अभिज्ञानम, शकुंतलम, तो इस तरह के जो साहित्य हैं सभी साहित्य के सेंटर में माने जाते हैं और इनको सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर माना जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के एग्जांपल दूँ तो जैसे ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, जर्मन लिटरेचर, तो ये जो लिटरेचर है ये सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर माने जाते हैं, सुपीरियर लिटरेचर माने जाते हैं। दूसरी तरफ पेरिफेरी लिटरेचर कौन से हो गए? जो कि एक छोटे से गाँव में लिखे जाते हैं या किसी भी प्रोविंस में लिखे जाते हैं, या फिर दलित वर्ग के लोग जिनको लिखते हैं, या फिर कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग लिखते हैं अपने सोशल इश्यूज़ के अगेंस्ट। तो उनका जो थीम्स उसमें रहते हैं तो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्योंकि जैसे कि ये जो पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर है तो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में लिखा जाने वाला लिटरेचर होता है। तो ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ का है, तो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं जैसे वहाँ के पुअर हेल्थ, लो लिविंग स्टैंडर्ड, इसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी के बारे में लिखा जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कौन से जो लिटरेचर है वो पेरिफेरी एसोसिएटेड होते हैं, तो जो भी लिटरेचर जैसे कि अगर भीमराव अंबेडकर या वामा जी के द्वारा लिखा गया जो लिटरेचर है तो उसको मान सकते हैं हम पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर है। सिर्फ उनके द्वारा लिखे गए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इस तरह के लिटरेचर हैं जो बहुत सारी एग्जांपल है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दी। तो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन के नोट्स को डिस्कस करना। पॉइंट्स में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस को लिखा है। सबसे पहला है पावर डायनेमिक्स इन कैनन फॉर्मेशन। तो इसमें क्या रहता है कि जो सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर रहता है तो उसका जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है किसी भी लिटरेरी वर्क पे। दूसरा पॉइंट आ जाता है फ्रेंड्स, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी। तो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है कि जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन में आता है कि जैसे हमारे पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर है तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, बहुत सारे जो कल्चर के लोग इसको लिखते हैं, तो इसमें हमें अलग अलग कल्चरल जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक में लिखना है कि जब अंग्रेज़ हमारे भारत में नहीं आए थे तो तब जो हमारा खुद का जो लिटरेचर था वही सबसे अच्छा माना जाता था किसी भी कंट्री का, लेकिन जैसे वो हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारी भाषाओं को अनसिविलाइज्ड कहना शुरू कर दिया, हमारे लिटरेचर को, तो इससे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ा हमारे खुद के लिटरेचर पे। फोर्थ पॉइंट आता है फ्रेंड्स, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो इसमें यही बताना है कि कैसे हमारी लैंग्वेज जो है वो इफ़ेक्ट होती है किसके इन्फ्लुएंस से, जो सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर है उसकी वजह से उसकी जो खुद की पहचान है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल हाइब्रिडिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हाइब्रिडिटी होता है जब भी हम दो कल्चर को मिक्स करते हैं या दो रेसेस को मिक्स करते हैं तो उसको कल्चरल हाइब्रिडिटी कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, खासकर जो ग्लोबल साउथ की जो लिटरेचर होते हैं। ग्लोबल साउथ मैंने आपको क्लियर करवाया हुआ है पिछली वीडियो में कि क्या होता है। तो जो ग्लोबल साउथ जो होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, गरीब देश होते हैं, वो अभी इतने डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो वहाँ के जो लिटरेचर है तो उसमें हम देख सकते हैं कि किसका इन्फ्लुएंस रहता है, सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर का इन्फ्लुएंस रहता है, या वेस्टर्न लिटरेचर का इन्फ्लुएंस रहता है, और मिक्स करके लिख दिया जाता है कभी कभी जो वहाँ का जो लिटरेचर होता है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में, या फिर पेरिफेरी एसोसिएटेड लिटरेचर जो है वो मिक्स करके लिख दिया जाता है। फिर आता है रेजिस्टेंस एंड सबवर्जन। इसमें बताना है कि जो कुछ जो राइटर होते हैं वो अपनी शैली में क्या करते हैं, जो भी
सेंटर एसोसिएटेड लिटरेचर होता है उसका क्या करते हैं, वो प्रतिरोध करते हैं और कुछ ना कुछ जो है अपने लिटरेचर में परिवर्तन लाते हैं और अपने लिटरेचर को ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ ऑन लिटरेरी थीम्स, 7th पॉइंट है ये। तो इस पे इम्पैक्ट पड़ता है किसका, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटी क्या होता है, अंतर होता है। तो जब भी कोई लिटरेचर लिखा जाता है तो जिधर भी जो लिटरेचर लिखा जाएगा वहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस पर ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। जैसे अगर कोई गरीब, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर लिख रही हैं तो उनकी राइटिंग में जो ज़्यादा थीम्स रहेंगे, तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे थीम्स उनके लिटरेरी वर्क में रहेंगे। देन आता है ग्लोबल लिटरेरी पर्सपेक्टिव, इसको भी आप अच्छे से देख लेना, इसको मैंने एलेबोरेट किया है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड करे हुए हैं जो कि आपको पूछे हुए थे, एग्जाम्पल्स को भी ऐड करना है आपने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने लिया चिनुआ अचेबे का एक वर्क है थिंग फॉल अपार्ट, जिनका जो थीम है उनके वर्क का तो वो है कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, कि एक इग्बो कल्चर है तो उस ऑस्ट्रेलिया में, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, उसके ट्रेडिशन और उसके वर्क पे जो कॉलोनाइजर्स का जो इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में। फिर अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो इंडिया के राइटर हैं, इन्होंने ये वर्क लिखा है। तो इनका जो वर्क है ये रेजिस्टेंस और सबवर्जन इसका थीम है, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने हारुकी मुराकामीज नॉर्वेगियन वुड, जो उनका एक वर्क है, और ये जो जापान के राइटर हैं वो लिए उनके एग्जांपल। तो ये इनका जो थीम है ये कल्चरल हाइब्रिडिटी है। तो कल्चरल हाइब्रिडिटी मैंने आपको समझा दिया। हाइब्रिडिटी क्या होता है कि जब दो कल्चर आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको कल्चरल हाइब्रिडिटी बोलते हैं। या फिर दो लिटरेचर जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम हाइब्रिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है झुम्पा लहरी, इसका एग्जांपल लिया मैंने द नेम से, कि इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो मेन थीम है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसाबेल एलेंस द हाउस ऑफ द स्पिरिट। तो चिली के रहने वाले हैं कि इनके वर्क को मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो किया है, डिस्कस किया है। तो ये इनका जो थीम है वो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड मैजिकल रियलिज़म। तो मैजिकल रियलिज़म होता है कि जब सुपर नेचुरल और रियल वर्ल्ड आपस में इंटरेक्ट करते हुए नज़र आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज़म। तो इनका जो वर्क है वो मैजिकल रियलिज़म से अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे मैजिकल एलिमेंट्स इनके वर्क में इंक्लूड है। तो इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल अगर याद रख सकते हो तो उनको अच्छे से आप एलेबोरेट करके वहाँ पे लिख सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।